अंधेरा कमरा जिसने कुर्सी पर किसी आदमी को बांध रखा था। वो लगातार रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा था पर खोल नहीं पा रहा था। सांसें अटकी हुई थी उसकी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो भागने में कामयाब नहीं हुआ तो उसका अंत तय है। वो लगातार रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और रोशनी होती है। उस आदमी की जान अटक जाती है। वो थूक निगलते हुए चेहरा उठाकर सामने देखता है। सामने एक 27-28 साल का लड़का खड़ा था। 6 फीट लंबा कद, गेहुआ रंग, जिम में पसीना बहाकर बनाई सॉलिड बॉडी, भूरी आंखें, हल्की बियर्ड, माथे पर आ रहे उसके हल्के हल्के बाल, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और आंखों में अंगारे भरकर वो एक एक कदम चलता उस आदमी की तरफ आ रहा था। उस आदमी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वो लड़का उसके पास जाता है और ठीक उसके सामने कुर्सी पर बैठ वो एक सिगरेट जलाकर अपनी होठों में लगा लेता है। वो आदमी लड़खड़ाती आवाज में, भाई भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो लड़का सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ते हुए, हमारे धंधे में गद्दारी करने वाले का क्या अंजाम होता है ये नहीं जानता तू। वो आदमी, गलती हो गई भाई, एक मौका। वो लड़का जोर से कुर्सी पर लात मारता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। उस लड़के की आंखों में खून उतर आया था। वो आदमी लगभग गिड़गिड़ाते हुए, माफ कर दो भाई, मैं लालच में आ गया था। वो लड़का उसके पास जाकर उसके बालों को नोचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, जानता नहीं है तू मुझे, गद्दारी करने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ पता है ना तुझे। फिर भी तूने ये गुस्ताखी करने की गलती की, माफी नहीं होती मेरी अदालत में। वो लड़का अपनी कमर में ठूसी हुई गन निकालता है और एक झटके में खोपड़ी उड़ा देता है उस आदमी की और लगातार गोलियों की बरसात करता चला जाता है। पीछे से आकर उसका दोस्त, साथी, भाई, उसका सब कुछ उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, मर गया है वो, पागल हो गया है तू। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हाँ पागल हो गया हूँ मैं, धोखा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सब तरफ ये खबर आग की तरह फैला दो कि धोखा करने वालों के साथ क्या क्या करता है ये अनंत ओबरॉय। अनंत ओबरॉय इस कहानी के नायक, मुंबई शहर का बादशाह, जिसके नाम से ही सारा शहर कांप उठता था। ड्रग्स, स्मगलिंग, ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो ये ना करता हो, पर धंधे में बेईमानी नहीं पसंद थी इसे। बहुत ही बेरहम और पत्थर दिल था अनंत। लड़कियां तो इसके नाम से ही डर जाती थी। रहम तो इसकी अदालत में थी ही नहीं। इसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद था, महेश कपूर की बर्बादी। आज अनंत जो भी है, जैसा भी है, इसकी वजह है महेश कपूर। साहिल मेहरा कहानी के दूसरे किरदार। ये है अनंत का बिजनेस पार्टनर, दोस्त, भाई, उसका सब कुछ। दोनों एक ही घर में रहते हैं। साहिल अनंत को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जा गुरु, मर गया है वो, चल तेरा मूड सेट करते हैं। साहिल अपने आदमियों को अंदर आने का इशारा करते हुए, उठाकर बाहर फेंक दो इस धोखेबाज की लाश को और सबको बता दो हमारे साथ गद्दारी करने वाले का यही हाल होगा। साहिल अनंत को लेकर पब में चला जाता है जो कि अनंत का ही था। अनंत का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था और इस बात को साहिल भी देख रहा था। वो एक लड़की को कुछ इशारा करता है और खुद वहां से डांस फ्लोर पर चला जाता है। वो लड़की पीछे से अनंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय हैंडसम। वो उसके बेहद करीब जाकर बोलती है। अनंत उसका हाथ झटककर शराब की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। वो लड़की वापस उसके बेहद करीब जाकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, क्या रखा है शराब में, एक बार हमें चक्कर तो देखिए, इतना नशा है कि जिंदगी भर नहीं उतरेगा। अनंत अपनी जलती निगाहें उस लड़की पर डालता है और एक झटके से उसे अपने करीब करके अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। वो लड़की उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर अनंत की पकड़ ढीली नहीं होती। वो लड़की अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दे देती है और गुस्से से कहती है, दूर हटो जानवर कहीं के, तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। जो मुझे नशा चढ़ा सके वो बात तुम में नहीं। अनंत ये कहकर वो शराब की बोतल उठाकर वहां से चला जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अनंत एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से शराब पी रहा था, लेकिन दिल और दिमाग दोनों अतीत में घूम रहे थे। वो एकदम से गाड़ी रोक देता है और खुद बाहर आकर बारिश में भीगने लगता है। आंखें अब भी गुस्से से लाल थी। अंधेरा बहुत था, बस उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी जो कि दूर तक जा रही थी। अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा था वो, शराब पी रहा था और भीग रहा था। अचानक से पीछे से आकर उसको पीठ से पकड़कर एक लड़की घबराई सी आवाज में बोलती है, बचा लीजिए प्लीज, बचा लीजिए। सांस नहीं आ रही थी उसको, अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था उसका। अनंत पीछे मुड़कर देखता है और बारिश में ही अपना फोन निकालकर उसकी टॉर्च जलाकर लड़की के चेहरे पर मारता है। वो लड़की एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सफेद कलर का चूड़ीदार, बाल खुले हुए जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, चांद सा चमकता चेहरा, गुलाबी होठ, काली गहरी झील सी आंखें। बारिश में पूरी भीग गई थी वो और उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। पीछे से कुछ गुंडों की आवाज आती है, वो रे पकड़ो। उनकी आवाज सुनकर वो लड़की एकदम से अनंत के पीछे छिप जाती है। बचा लीजिए मुझे, वरना ये लोग। वो लोग उसके करीब आ जाते हैं। अबे ओए, छोड़ लड़की को, ज्यादा हीरो मत बन, चल हट यहाँ से। उस लड़की ने कसकर अनंत को पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुना नहीं तूने,
कड़कती बिजली की रोशनी जैसे ही अनंत के चेहरे पर पड़ती है, उन लड़कों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। वो लोग वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अनंत वापस उस लड़की का चेहरा देखता है जो बहुत ही घबराई हुई थी। उसके जाने के बाद वो एकदम से अनंत को छोड़ देती है और अपने हाथों से खुद को धकेलने की कोशिश करती है। नजरें उठाकर अनंत की तरफ देखती भी नहीं है वो। अनंत अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, पहनो इसे। वो लड़की जल्दी से कोट पहन लेती है। बारिश अब पहले से हल्की हो गई थी लेकिन रुकी नहीं थी। अनंत एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते हुए अपनी गहरी नजरें उस लड़की पर डालता है जो कि अपना सर झुकाकर खड़ी थी। अनंत सिगरेट के कश भरते हुए पूछता है, नाम? वो लड़की जवाब देती है, आरजू। अनंत एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। आरजू डर जाती है। अनंत उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए फिर पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? आरजू हैरानी से उसकी ओर देखती है। जी? अनंत उसकी कमर पर और भी कसाव बढ़ाते हुए पूछता है, मैंने पूछा किसने भेजा है तुम्हें? वो इतनी जोर से उसकी कमर को दबा रहा था कि दर्द के मारे आंसू आ गए थे उसको। वो दर्द से कराहते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। अनंत एक झटके से उसे और भी करीब करते हुए बोला, दर्द देना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। आरजू बहुत डर गई थी। डर के मारे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। होंठ कांप रहे थे उसके। अनंत की नजर उसके कपकपाते गुलाबी होठों पर पड़ती है। वो उसके होठों पर झुकने लगता है। आरजू कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अगर ऐसा ही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? वो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे उसके। अनंत बीच में ही रुक जाता है। उसका ध्यान उसके आंसुओं पर जाता है। वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। शायद उसे उस पर यकीन हो गया था कि वो किसी की भेजी हुई कोई जासूस नहीं है। आरजू अपनी आंखें खोलती है। अनंत उसकी तरफ पीठ करते हुए पूछता है, मुंबई की तो लगती नहीं हो, तुम कहाँ से आई हो? आरजू जवाब देती है, मेरे माँ बाप नहीं है, बचपन में ही वो। अनंत के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। आरजू आगे बताती है, मैं गांव में अपनी दादी के पास रहती थी, वो भी नहीं रही। यहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं जो मुझे यहाँ लेकर आ गए और मुझे गलत लोगों को बेच दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ रहते हैं तुम्हारे चाचा चाची? तभी अचानक से उसे गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि आरजू सड़क पर बेहोश पड़ी है। वो सिगरेट को एक तरफ फेंक कर आरजू को गाड़ी में लिटाकर अपने बंगले की तरफ चला जाता है। अनंत साहिल को फोन करके कहता है, मेरे घर पहुंचने से पहले कोई लेडी डॉक्टर घर पर आ जानी चाहिए। ये कहकर वो बिना साहिल की बात सुने फोन काट देता है। साहिल हैरानी से पूछता है, लेडी डॉक्टर? कुछ ही देर में अनंत की गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर जाती है। साहिल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था और एक लेडी डॉक्टर भी सोफे पर बैठी थी। अनंत आरजू को अपनी बाहों में उठाए घर के अंदर आता है। अनंत के साथ किसी लड़की को देखकर साहिल की आंखें फटी रह जाती है। सब नौकर भी हैरान उसे ही देख रहे थे। अनंत अपनी जलती निगाहें उन सब के ऊपर डालता है तो सब जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं। अनंत अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए लेडी डॉक्टर को अपने साथ आने का इशारा करता है। साहिल गुस्से से अनंत को घूर रहा था। अनंत उसे नजरअंदाज करके आरजू को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। डॉक्टर उसे देखते हुए कहती है, सबसे पहले तो इनके कपड़े चेंज करने होंगे। अनंत अपने एक जोड़ी कपड़े निकालकर डॉक्टर को देकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर दरवाजा बंद करती है और आरजू के कपड़े बदलती है। बाहर साहिल गुस्से से अनंत के पास जाकर पूछता है, कौन है ये, कहाँ से उठाकर लाया इसे? अनंत कहता है, सड़क पर से, और वो उसे पूरी बात बताता है। साहिल हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गया है तू? उसने तुझे कोई कहानी सुनाई और तू मान गया? तुझे पता है ना कितने दुश्मन है तेरे? क्या पता किसने भेजा है किसने नहीं, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, क्या मकसद है उसका? पूरे शहर में वो तेरे से ही क्यों टकराई? अनंत बस उसकी बातें शांति से सुन रहा था। साहिल अपनी जगह पर सही था, पर अनंत का दिल नहीं मान रहा था कि आरजू झूठ बोल सकती है। साहिल कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर रूम से बाहर आती है और अनंत के पास जाकर कहती है, देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और नींद के इंजेक्शन की हैवी डोज भी लगातार दी गई है, तो पेशेंट मेंटली काफी डिस्टर्ब है। अभी वो बेहोश है, सुबह तक होश होने आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चली जाती है। साहिल गुस्से से कहता है, कल सुबह ये लड़की मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझा तू? ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। अनंत अपने कमरे में जाता है और नजरें जाती है बिस्तर पर बेहोश पड़ी आरजू पर। अनंत अपने गीले कपड़े निकालकर एक तरफ फेंक देता है और दूसरे कपड़े पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके कान में साहिल की बात घूम रही थी, पूरे शहर में ये लड़की बस तुझसे ही क्यों टकराई? दूसरी तरफ आरजू की मासूमियत उसके दिल में घर कर गई थी। आरजू का वो मासूमियत से बोलना, अगर यही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? बहुत बेचैन हो गया था वो। कमरे में जाकर वो टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। नजरें बार बार आरजू के मासूम चेहरे पर जा रही थी। पूरी रात वो वहीं सोफे पर बैठा आरजू को देखता रहता है। सुबह होती है और बालकनी से आती हल्की हल्की धूप आरजू के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। अनंत उठकर वॉशरूम में चला गया था। आरजू की नींद खुलती है। उसका सर अब भी भारी था। वो अपना सर पकड़कर उठती है। खुद को एक अनजान जगह पाकर उसको बहुत घबराहट होती है। उसे याद आता है कि वो सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ याद नहीं।
उसका ध्यान जमीन पर पड़े अपने कपड़ों पर जाता है और पास में पड़े अनंत के कपड़ों पर, और फिर अपने बदन पर किसी मर्द के कपड़ों को देखकर रात को उसके साथ क्या हुआ ये वो खुद ही सोच लेती है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। ठीक उसी समय अनंत नहाकर बाहर निकलता है। उसने केवल पैंट पहनी हुई थी, शर्ट नहीं। उसकी नजर आरजू पर पड़ती है जो रो रही थी। वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अनंत को देखकर उसे उसकी रात की हरकतें याद आ जाती है। उसे लगता है कि अनंत ने उसके साथ। अनंत उसके थोड़ा और पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? आरजू गुस्से से एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। क्या आरजू ने जो अपनी मजबूरी बताई थी वो सच थी, या फिर उसका यहाँ आने के पीछे कोई और ही मकसद था? आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अनंत को देखकर उसे उसकी रात की हरकतें याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि अनंत ने उसके साथ। आरजू आंखों में आंसू भरकर बोली, शर्म नहीं आई आपको? जिसकी इज्जत बचाई उसी के साथ ही छी, धोखा किया है आपने। अनंत उसकी बातों का मतलब समझ जाता है। आरजू ने आगे कहा, मेरे बेहोश होने का फायदा। उसकी बात बीच में ही रह जाती है। अनंत जोर से अपना हाथ उसके गालों की तरफ घुमाता है। ये देखकर आरजू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरजू को यूं घबराया देखकर अचानक अनंत का हाथ रुक जाता है और अपने आप ही उसका हाथ आरजू के गालों पर सरकने लगता है। तभी आरजू अपनी आंखें खोलती है और हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। अनंत उसके ऊपर झुकते हुए बेहद गुस्से से कहता है, धोखा नहीं करता अनंत ओबरॉय किसी के साथ। नफरत है मुझे धोखे से और धोखा करने वालों से। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि आरजू अंदर तक सहम जाती है। अनंत आगे कहता है, बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास जो मुझे तुम्हारा फायदा उठाना पड़े। जितना अनंत गुस्सा कर रहा था उतने ही प्यार और मासूमियत से बोलती है आरजू, तो फिर मेरे कपड़े? पीछे से वही डॉक्टर आते हुए बोलती है, मैंने चेंज किए हैं। अनंत आरजू से पीछे हो जाता है और गुस्से से बाहर चला जाता है। वो डॉक्टर आरजू के पास जाकर कहती है, तुम भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी, फिर मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। आरजू अपनी नजरें झुका लेती है। उसे अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? जी आरजू, वो बोलती है। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में पूछा, कहाँ से आई हो और तुम्हारी बॉडी में नींद के इंजेक्शन? आरजू धीरे से बताती है, वो कुछ लोग मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे। डॉक्टर आरजू का अच्छे से चेकअप करने के बाद बाहर जाती है, जहां अनंत सिगरेट सुलगा रहा था। देखिए, उसे होश तो आ गया है, लेकिन अभी वो फिजिकली और मेंटली बहुत वीक है। सबसे पहले तो उन्हें कुछ खिलाइए, जूस वगैरह, और उसके बाद दी हुई दवाई दीजिए। ओके, अब मैं चलती हूँ। तभी साहिल अपने कमरे से बाहर आकर कहता है, कितना टाइम चलेगी अभी तेरी ये समाज सेवा? सुबह हो गई है, उसको बोल यहाँ से चली जाए। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन अनंत उसकी बात इग्नोर करके सिगरेट के कश भरता हुआ किचन में आता है और नौकर से बोलता है, कमरे में जाकर जूस देकर आओ, और खुद सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है, जिसमें फ्रंट न्यूज थी, रहस्यमय मर्डर। ये वही मर्डर था जो अनंत ने किया था। नौकर जूस लेकर जाता है और कुछ ही देर में जूस लेकर वापस भी आ जाता है। अनंत की नजर जूस के गिलास पर पड़ती है। ये जूस वापस क्यों लाए हो? नौकर सर झुकाकर जवाब देता है, वो साहब उन्होंने पीने से मना कर दिया। आरजू का मना करना ही काफी था अनंत के गुस्से को हवा देने के लिए। वो उठता है और जूस लेकर खुद जाता है आरजू के पास। आरजू अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। अनंत को देखकर वो उठकर बैठ जाती है। अनंत उसके सामने जूस का गिलास करते हुए कहता है, पियो इसे। आरजू सर हिलाकर मना करते हुए फुसफुसाती है, नहीं, पहले आप माफी दो, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अनंत उसकी मासूमियत में खो जा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर जूस का गिलास जबरदस्ती आरजू के होठों से लगा देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि जूस खत्म ना हो जाए। सारा जूस पिलाने के बाद वो बाहर जाने लगता है। आरजू जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अनंत पीछे मुड़कर देखता है। आरजू कहती है, माफ कर दीजिए ना प्लीज, गलती हो गई। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो अपने कपड़े आपके कपड़ों के साथ गिरे हुए देखा तो। अनंत कुछ नहीं बोल पाता, बस एकटक आरजू का चेहरा देख रहा था। आरजू आस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वो फिर से बोलती है, अच्छा मैं उठक बैठक करती हूँ, कहकर वो अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लग जाती है और साथ साथ, प्लीज जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। अनंत उसे कंधे से पकड़कर कहता है, रुको और आराम करो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। पीछे से आरजू कहती है, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? अनंत बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला जाता है। आरजू का चेहरा लटक जाता है। वो चेहरा लटका कर वहीं बैठ जाती है। अनंत घर से बाहर चला जाता है। तभी साहिल वापस आता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी नजर अनंत के कमरे में बैठी आरजू पर पड़ती है। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। आरजू उसे नहीं जानती थी।
किसी अनजान को देखकर वो घबरा जाती है और एकदम से बोलती है, आप। साहिल कहता है, रिलैक्स, मैं अनंत का भाई हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। आरजू मन ही मन में बोलती है, ओह, तो उनका नाम अनंत है। साहिल आरजू से पूछता है, अच्छा लग रहा है ना? आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल गुस्से से आगे बोलता है, अच्छा लग रहा है ना? ये बड़ा बंगला, पीछे घूमते हुए नौकर चाकर, यहाँ तक कि अनंत भी तुम्हारे पीछे घूम रहा है। ये मखमली बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा है ना? आरजू हैरानी से उसकी तरफ देखती है। साहिल मुंह घुमाकर बोलता है, तुम्हारी झूठी कहानी पर अनंत विश्वास कर सकता है, मैं नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए आई हो ना तुम यहाँ पर, या फिर किसी और मकसद से? आरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहिल उसकी तरफ देखकर फिर कहता है, बंद करो अपना ये नाटक। वो एक ब्लैंक चेक साइन करके उसके मुंह पर मारता है, ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जितना पैसा चाहिए इसमें भर लेना, लेकिन तुम्हारी ये शक्ल मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। गेट आउट। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। आरजू जमीन पर गिरा हुआ चेक उठाती है और उसे टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाती है जो अब काफी हद तक सूख गए थे। वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती है और अनंत के वापस आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे बहुत कमजोरी हो रही थी, अभी कुछ खाया भी नहीं था उसने। वो बस सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आरजू मन में कहती है, मैं वहाँ से आ तो गई हूँ, पर मैं जाऊँगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और भरोसे के लायक तो ये शहर है नहीं। धूप बहुत थी और ऊपर से आरजू की कमजोरी, हालत अब खराब हो गई थी उसकी। अनंत घर वापस आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है और आरजू को वहाँ ना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र सोफे पर रखे अपने कपड़ों पर जाती है जो आरजू ने पहने थे। उसे अंदाजा हो गया था कि वो वहाँ से चली गई है। मन में वो खुद से पूछता है, और वो अचानक से चली क्यों गई? अनंत अपनी बेचैनी कम करने के लिए सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चेक पर पड़ती है। वो चेक उठाकर देखता है, एक ब्लैंक चेक जिस पर साहिल के साइन थे। आगे की बात वो खुद ही समझ जाता है। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से साहिल के कमरे में जाता है और सीधा सवाल करते हुए कहता है, आरजू कहाँ है? साहिल उसकी तरफ कोई ध्यान ना देकर पूछता है, कौन आरजू? अनंत फिर बोलता है, तू अच्छी तरह जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साहिल उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, चली गई वो यहाँ से। अनंत पूछता है, चली गई या तूने मजबूर किया उसे जाने के लिए? साहिल गुस्से से जवाब देता है, हाँ, मैंने निकाला है उसे और वो अब इस घर में नहीं आएगी। और तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? अनंत बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उस पर उसका साइन किया हुआ चेक रख देता है और बेहद गुस्से से बोलता है, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। ये कहकर वो आरजू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साहिल जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है, तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई कि कोई दुश्मनों की चाल भी हो सकती है? तू चाहे कुछ भी कर, पर मैं इस आरजू का पता लगा कर ही रहूंगा। अनंत गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे आरजू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में वो खुद से पूछता है, कहाँ जा सकती है वो? आरजू चलते चलते बहुत थक गई थी और उसे प्यास भी लग रही थी। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। साहिल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उधर अनंत जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आंखें गुस्से से लाल हो गई थी उसकी। कुछ ही देर में वो आरजू को ढूंढता हुआ मंदिर वाले सड़क पर ही पहुंच जाता है। आरजू अब भी वैसे ही बैठी थी, आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अनंत इधर उधर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसकी नजर सामने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। आरजू को देखकर राहत मिल गई थी उसे, पर अगले ही पल उसका गुस्सा हावी हो जाता है उस पर। वो गाड़ी साइड में लगाता है और आरजू की तरफ बढ़ जाता है। आरजू अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। अनंत बेहद गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अपने सामने अनंत को देखकर आरजू हैरान रह जाती है, पर अगले ही पल वो अनंत की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर जाती है। क्या अनंत आरजू को अपने साथ वापस ले जाएगा? आखिर क्यों उसे आरजू से हमदर्दी होने लगी थी? जानने के लिए सुनते रहिए बेरहम इश्क, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।